तो अब ध्यान देना है हमको, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन के दोनों की तुलना करनी है। तो आदर्श विलयन क्या होता है कि वह विलयन जो अपने किसी भी सांद्रता में, उनका कोई भी सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है उनका सांद्रता, वो अपने सभी सांद्रताओं पर क्या होंगे, राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। राउल्ट के नियम ये कहता है कि जो पहला दाब है ना, P1 दाब प्रारंभिक दाब और उनके मोल प्रभास के बराबर होगा। जो दूसरे का दाब है, दूसरे कंपोनेंट या दूसरे पदार्थ का दाब है, वो दूसरे के आंशिक दाब, प्रारंभिक आंशिक दाब और उनके मोल प्रभास के बराबर होगा। और जो विलयन का कुल दाब कहलाता है वो P1 मतलब पहले पदार्थ और दूसरे पदार्थ के, है ना, प्रारंभिक दाब और आंशिक दाब के कुल बराबर होता है। तो ये होता है राउल्ट का नियम। अब उसी में अगर हम अनादर्श की बात करते हैं तो उसमें कहता है कि जब कोई भी विलयन अपने सभी सांद्रताओं में, अपने सभी सांद्रता में, चाहे उनका कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, तो उसमें वो क्या करेगा कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। राउल्ट के नियम का पालन कैसे नहीं करता, मतलब पहला पदार्थ जो P1 है, या PA लिख सकते हो आप, A लिखना है तो A लिखो, 1 लिखना है तो 1 लिखो। तो P0 1x1 बराबर नहीं होता है P2 बराबर नहीं होता है प्रारंभिक दाब के, ठीक है। और टोटल जो विलयन का आपका आंशिक दाब है, या टोटल विलयन का जो दाब होता है, वह बिल्कुल भी बराबर नहीं होता P1 और P2 के प्रारंभिक दाब और मोल प्रभाज के, ठीक है। तो ये 2 है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि कोई विलयन अपने सभी सांद्रताओं में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। इसके कारण दो गड़बड़ी उत्पन्न होती है। कौन कौन सी गड़बड़ी उत्पन्न होगी भाई? पहला होता है धनात्मक विचलन का, दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन का। अब ऋणात्मक विचलन, धनात्मक विचलन क्या है? जब पदार्थ, जो पहला पदार्थ है, उसका प्रारंभिक आंशिक दाब और मोल अंश, है ना, में उनके दाब बड़े हो जाते हैं तो धनात्मक विचलन, और अगर छोटे हो गए तो ऋणात्मक, मतलब ज़्यादा आ जाते हैं। क्या होता है कि जो इनका दाब है ना, प्रारंभिक दाब और मोल अंश से ज़्यादा आ गया तो वो धनात्मक विचलन, और अगर जो दाब है वो प्रारंभिक दाब और मोल अंश के से कम आ जाता है, उस दाब से कम आ जाता है, तो वो होता है ऋणात्मक विचलन। तो इसको और अच्छे से हम आगे पढ़ेंगे ग्राफ के थ्रू। तो पहले इनके अंतर को और जान लेते हैं कि क्या होता है। दूसरा अंतर इसमें बोलता है कि शुद्ध अवयवों का मिश्रित करने पर, है ना, शुद्ध अवयवों मतलब कि कंपोनेंट A, पदार्थ A और पदार्थ B मिश्रित करने पर ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता। भाई ऊष्मा आप 11वीं में पढ़े हो, एंथैल्पी। एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होता है? किसी भी निकाय से जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ना, ऊष्मा या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसे हम उस निकाय के कुल एंथैल्पी कहते हैं, है ना। एंथैल्पी को डेल से डिनोटेड किया जाता है। ये आपने 11वीं में बहुत अच्छे से पढ़ा है थर्मोडायनामिक ऊष्मागतिकी के अध्याय में, जो मेरे ख्याल से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर ऊष्मागतिकी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं तो आपको यहाँ पे समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो एंथैल्पी क्या होता है? जो निकाय होते हैं उनके जो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ट्रांसफ़र होता है ना, स्थानांतरण, उसको हम एंथैल्पी कहते हैं। तो क्या होता है, दो अवयव हमने मिला दिया और विलयन का निर्माण किया। विलयन का निर्माण किया A और B, ठीक है। ये विलयन का जो ऊष्मा, अब इसका ऊष्मा A का अलग ऊष्मा है, B का एक अलग ऊष्मा है और इनका एक अलग ऊष्मा है। ये दोनों जो ऊष्मा है विलयन की ऊष्मा के बराबर होता है, ये कहना चाह रहा है। तो डेल H का मान 0 होगा हमेशा आदर्श में, ठीक है। इसमें जस्ट अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा भाई? दो शुद्ध अवयव हैं A और B, उनसे मिलके बनता है एक कंपोनेंट A और B, ठीक है। ये अलग ऊष्मा दे रहा है, ये अलग ऊष्मा दे रहा है, ये पदार्थ अलग ऊष्मा दिया, ये अलग, और ये विलयन अलग ऊष्मा दे रहा है। तीनों के जो, ये दोनों के जो ऊष्मा है इस विलयन के ऊष्मा के बराबर नहीं होंगे। मतलब डेल H का मान या तो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 से, है ना, 0 पर हो सकता है। क्लियर हो रहा है? 0 पर तो नहीं होगा, या तो उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके आते हैं, मतलब ये बराबर नहीं होंगे। सेकेंड आते हैं आयतन, वॉल्यूम, डेल V, है ना। तो वॉल्यूम क्या बोलता है कि इसमें भी आप हिंदी में लिख सकते हो इस तरीके से थ्योरी, दो शुद्ध, मतलब शुद्ध अवयवों को मिश्रित करने पर आयतन में परिवर्तन नहीं होता। ऊष्मा की जगह आपको आयतन लिखना है यहाँ पर,
आप लिख सकते हो तीसरे नंबर पे, आयतन में परिवर्तन नहीं होता, मतलब कि डेल वी का मान शून्य होता है। अब इसको समझते हैं कैसे। आयतन में परिवर्तन मतलब कि ए मान लो कि 1 मोल पे है, बी मान लो कि आपका 4 मोल पे है, आप ले रहे हो वॉल्यूम पे ले रहे हो, सॉरी मोल बोल रही हूँ, वॉल्यूम पे ले रहे हो। बनने वाला ए और बी आपका टोटल 5 वॉल्यूम का बन रहा है। तो देखो यहाँ पे भी आप जोड़ोगे तो 5 निकलेगा, यहाँ पे भी आपका विलियन 5 निकल रहा है, तो इनकी वॉल्यूम क्या हो रही है, इक्वल हो रही है ना। तो वॉल्यूम इज इक्वल 0 होगा आदर्श गैस का। अब इसी में अगर अनादर्श की बात करें तो ए और बी का जो वॉल्यूम है वो बराबर नहीं होगा ए बी विलियन के। कुछ ना कुछ जो ऊष्मा के ज़रिए वो बाहर निष्कासित हो जाएंगे और ये इसी वॉल्यूम के नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका अनादर्श में, तो डेल वी का मान शून्य नहीं होता है, ठीक है, या तो उससे बड़ा निकलेगा। सेकंड आते हैं, लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान में रखना है। सॉल्यूट मतलब विलय का आकर्षण, विलायक का आकर्षण और विलायक के आकर्षण बराबर होते हैं। मतलब विलय और विलायक का जो आकर्षण बल होता है आपस में, वो विलायक के आकर्षण के बराबर होता है, ठीक है। जो विलयन बनता है उसके आकर्षण के बराबर होता है। जस्ट इसमें होगा जो सॉल्यूट मतलब विलय और विलय का जो आकर्षण है वो क्या होगा, विलायक के आकर्षण जो हैं, है ना, वो बिल्कुल भी बराबर नहीं होते ए और बी, मतलब विलायक के आकर्षण से। क्लियर हो रहा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी का जो इंट्रैक्शन है वो ए बी के इंट्रैक्शन से टोटल अपोजिट हो सकता है या फिर मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे अंतर खत्म होता है। अब हमें जानना है कि अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं अनादर्श विलयन और उनसे रिलेटेड धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन की ओर।